तो बच्चों, तो आज हम चल रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ। अभी तक हमने पीछे वाला जो यूनिट 3 में लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आज हम लेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम क्या क्या लेने वाले हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर नंबर 1, इसमें हम लेंगे ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लूं ताकि आपको स्क्रीन में पूरा नजर आए। राइट, नंबर 1, सबसे पहले हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इसकी तुलना करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। और मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो फील्ड लाइंस होती हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, उससे हम इसकी तुलना करेंगे। नंबर 2, उसके बाद हम बात करेंगे बार मैग्नेट की, जो एक प्रकार का मैग्नेट होता है। यहाँ पर मैग्नेट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आपने देखा होगा, चॉकलेटी टाइप का होता है, वो छोटा छोटा सा, और उसके को हम कंपेयर करेंगे करंट कैरिंग लूप से, यानी कि धारावाही सर्कुलर लूप, वृत्ताकार लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो आप पहले पढ़ चुके हैं और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह हम सब कर चुके हैं। आज हम इससे तुलना करेंगे। और नंबर 3 हम लेंगे कि बार मैग्नेट क्या एज ए डाइपोल। तो बार मैग्नेट को हम लेंगे एज ए डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये होगी आपका मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव, जैसे वहां पर याद करिए वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसकी इसकी एनालॉजी लेंगे हम, यानी इसकी हम एक रूपता, सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, एक समानताएं असमानताएं देखेंगे। किससे हम देखेंगे? इलेक्ट्रिक एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किससे लेंगे हम? एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव से, जो आप पहले वाली यूनिट में पढ़ चुके हैं। फिर आएगा हमारा एक चैप्टर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म ये है पृथ्वी का चुंबकत्व, और पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र जो है की तरह व्यवहार करती है, और उसके बारे में हम इसके जो चुंबकीय अवयव की बात होती है, मैग्नेटिक एलिमेंट, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। और लास्ट में हम लेंगे हिस्टैरिसीस लूप, यानी कि हिस्टैरिसीस कर्व, इसको मैं कर्व लिख देता हूं, हिस्टैरिसीस कर्व यानी कि शैथिल्य वक्र, इनकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। तो अपने इस पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, और इसकी एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है और इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से कंपेयर करेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे कुछ बातें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं, और वहां पर वैद्युत बल रेखाओं से हम तुलना करेंगे। अभी हम वैद्युत बल रेखाएं क्या थी, जो वैद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि विद्युत क्षेत्र को प्रेजेंट कर रही थी बाय इमेजिनरी लाइंस। तो यहां भी इमेजिनरी लाइंस होंगी, यहां भी इमेजिनरी लाइंस जो है यहां पर भी होंगी, और ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाएंगी इन ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इमेजिनरी लाइंस ये जो ड्रॉ की जाएंगी, ड्रॉन मतलब ये ड्रॉ की गई है इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम इसलिए लिया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कहीं पर किसी फील्ड को दिखा रहे हैं हम, उसमें एक स्पेस पर कहीं पर जो है इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। अभी देखेंगे इसको ड्रॉ कैसे करके। स्पेस टाइम वेयर अ फ्री नॉर्थ पोल, यहां पर फ्री है स्वतंत्र, और नॉर्थ हो गया उत्तरी और पोल हो गया ध्रुव, नॉर्थ पोल। अब ये फ्री वैसे होता नहीं है, कभी कोई भी मैग्नेट होगा, कोई भी चुंबक होगा, उसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। पर यहां पर हम जो डायरेक्शंस लेते हैं वो नॉर्थ पोल से लेते हैं, इसलिए हम लिखा है फ्री नॉर्थ पोल। और ये फ्री नॉर्थ पोल वो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में हम लेते थे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश के स्वतंत्रता पूर्वक गति करने की दिशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहां पे ड्रॉ करते थे हम लाइन ऑफ फोर्सेस को। यहां पर नॉर्थ पोल किधर को गति करेगा? दैट इज इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी यानी काल्पनिक लाइन है, ये पूरी तरह क्या है? काल्पनिक। और इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक लाइन जो ड्रॉ की गई है स्पेस एंड टाइम में, देयर इज फ्री नॉर्थ पोल will be allowed to move,
टू मूव, यानी उसको गति करने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस बनती हैं, जैसे एक मैग्नेट है, सब जानते हैं मैग्नेट है, ये एक इस मैग्नेट में एन है और ये एस है, तो नॉर्थ से यहां पर अगर मैं कहूंगा यहां पर किसी नॉर्थ पोल को रखूंगा, मैं नॉर्थ पोल को इमेजिन करूंगा नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, ये एक सीधा सा गुण होता है कि जब हम किसी चुंबक को लेते हैं तो सजातीय ध्रुव यानी कि लाइक पोल्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स आकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ यहां पर नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ क्या होगा, यहां पर रिपेल करेगा, तो इसकी लाइन कुछ इस तरह से आएंगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमें प्रोड्यूस करना है। तो इमेजिनरी लाइंस क्या ड्रॉ करती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडिकेट करती है किसको, नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड ये दिशा बताती है किसकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की। और यहां से ये इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ से जाती हुई हमें साउथ की ओर मिलती हैं, कुछ इस तरह से नॉर्थ से साउथ, और इधर से नॉर्थ से साउथ, और इधर से नॉर्थ से साउथ। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर, तो एरो भी वही बनाना पड़ेगा हमें, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसी कई लाइंस जो हमें मिलती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, मैग्नेटिक फील्ड को एट ए पर्टिकुलर स्पेस एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड इन ए पर्टिकुलर स्पेस, एक जगह पर एक स्थान पर ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, काल्पनिक है, स्वतंत्रता पूर्वक। आपने देखो हिंदी की बुक्स में हम लिख देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक यदि किसी धन आवेश को छोड़ दिया जाए तो धन आवेश जिस क्षेत्र में गतिमान, जिस दिशा में गतिमान होगा उसे हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ऐसे यहां पर है, यदि किसी उत्तरी ध्रुव को किसी स्पेस में छोड़ दिया जाए तो वो जिस दिशा में गतिमान होगा वो उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बताएगा, चुंबकीय बल रेखाओं को बताएगा। तो इसी प्रकार से अब अंतर क्या है, यहां पर अगर मैं लूं प्लस क्यू चार्ज और यहां लूं मैं माइनस क्यू चार्ज, तो ये भी ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं बल रेखाओं को, और ये भी ऐसे बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात आपकी पहले हो चुकी है, कहां पर हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट में। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि एंड कर जाएगा। ऐसी पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में एंड कर जाएगा। यहां से निकल रहा है ये पॉजिटिव चार्ज से, और ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज में ये एंड कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज में एंड कर रहा है, पर कहीं भी ये आगे नहीं जाता, ये टर्मिनेट कर जाता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। यहां पर तो हमें इसका उदासीन बिंदु मिल जाता, कोई फील्ड नहीं होता, तो फील्ड रिप्रेजेंट नहीं हो। और जब हम नॉर्थ मैग्नेट लेते हैं, अगर हम लोहे की छील ने मैग्नेट के चारों ओर डालें, उसको हिलाएं, तो उसमें ऐसे ऐसे कर्व बनते हैं, और कुछ मैग्नेट के ऊपर भी आते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स जो है क्लोज्ड लूप बनाता है, बंद वक्र की तरह होता है, क्लोज्ड लूप, बंद वक्र बनाता है। अब इसमें दो बातें आएंगी इसमें कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड मैग्नेट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड मैग्नेट यानी कि मैग्नेट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, यदि हम मैग्नेट के अंदर बात करें तो देखिए यहां से ये सर्कुलर लूप बनाएगा, ऐसे घूम करके फिर ये यहां से साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। कहां को जाता है? साउथ से नॉर्थ को। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ एंड द आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। अगर हिंदी में कहें तो सीधे सीधे कि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाती हैं। तो यहां पर मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की। अब नेक्स्ट टर्म में बात करता हूं बार मैग्नेट। तो बच्चों जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जैसे मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, तो यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे। इसको आसानी से कर सकते हैं, कंपास सुई लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जा रही हैं, कहां से कहां को जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। या एक बच्चों वाला खेल खेल सकते हैं, लोहे की छील लीजिए, चुंबक रखिए और हिलाइए, तो ये अपने आप ऐसा डिजाइन आप पाएंगे इस तरह का। अब सवाल उठता है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये तो लूप बनाती है, हमने बात कर ही ली है कि ये लूप बनाती है, और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। तो पहला गुण तो ये हो गया कि आउटसाइड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो बिहेवियर होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड मैग्नेट होता है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि अंदर ही गतिमान होती है, साउथ से नॉर्थ गतिमान होती नहीं, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये बात यहां पर आती है एक और,
अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ध्यान दें, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जो उस बिंदु पर टेंजेंट होगी। टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर अगर हमें निकालना है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इट विल बी डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टेंजेंट ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट in a magnetic field line, in a magnetic field line gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field। बच्चों हिंदी में मैं बोलूंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, और यहां पर हिंदी में बोलूंगा। आप देखिए कि मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी खींचने के बाद वो देगी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के नियम आता है। ये लगभग वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अंतर क्या है इस वाले में? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती हैं, परंतु मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? यहां भी ये दो पोल में जाती है, नॉर्थ से साउथ में जाती हैं और साउथ से नॉर्थ में भी आती हैं अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो वक्र के रूप में होती हैं, लूप के रूप में होती हैं। जब हमने पिछली यूनिट, इसी यूनिट में जब पहले चैप्टर में देखा था तो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पर भी हमें वक्र के रूप में प्राप्त हुई थी। अभी उन सबको हम ड्रॉ करेंगे यहां पर और फिर इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी बात, जहां पर ये बहुत ज्यादा पास पास है, यहां पर अगर देखेंगे आप तो यहां पर ये बहुत पास होती हैं और यहां से फिर ये दूर दूर चली जाती हैं, यहां इधर से दूर दूर चली जाती हैं और फिर इधर को ये यहां से आएंगी नॉर्थ से और ये साउथ में जाएंगी। पर इधर ये जो पोल के नजदीक है, नियर अबाउट पोल्स, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इन ध्रुवों के जो नजदीक है ये बहुत ज्यादा डेंस होती हैं। ये डेंस ये शो करता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा है। सो क्लोजर द लाइन मींस मोर मैग्नेटिक, मींस मोर मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेंस पार्ट जो है फील्ड का, तो जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी हाई मींस मैग्नेटिक फील्ड भी हाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्गर देन अदर एरिया। जहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर है, डेंस कम है, वहां पर जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कहां पर है? जहां पर डेंस है, जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस जो है बहुत नजदीक हैं, क्लोज एक दूसरे के निकट हैं, वहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ ज्यादा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, याद रखिएगा। इस तरह से अगर हम एक ड्रॉ करें तो इस तरह से निकल रहा है, जैसे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो यहां देख रहे होंगे आप, ये लाइन ऑफ फोर्सेस वक्र के रूप में जा रही है, तो यहां डेंस हो गई है और यहां डेंस नहीं है, यानी कि यहां बी का मान मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहां मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो अब हम आते हैं आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये होगा हमारा चौथा पॉइंट। डू नॉट इंटरसेक्ट यानी कि ये एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में इस बारे में अच्छी तरह पढ़ रखा है वहां पे उस चैप्टर में, और नहीं तो उस यूनिट के उस पर्टिकुलर लेक्चर को आप क्लिक करिए, देखिए वहां पर, तो आपको उसके बारे में भी मिल जाएगा लाइन ऑफ फोर्सेस के। और यहां पर हम कह रहे हैं बात, अगर ऐसे है वक्र, ऐसे क्या संभव है? तो जवाब होगा नहीं संभव है, क्योंकि ये जो कटान बिंदु है क्या है? यहां पर हमने कहा था टेंजेंट। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये दो टेंजेंट आएंगे, यानी दो स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखा दिखाती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यदि दो दिशाएं होंगी, क्या ये संभव है? दिशा तो एक ही होनी है, डायरेक्शन एक ही होनी है। नेट फील्ड की डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कभी चेंज नहीं होगी, वो एक ही होगी। दो दिशाएं दिखाना मतलब ये असंभव है, मतलब बल रेखाएं काट नहीं सकती, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट।
अगले अब हमारा ये बात हो गई यहां पर। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि जिस प्रकार से आवेश है Q, उसी प्रकार से यहां क्या है, तो उसके लिए यहां पर है मैग्नेट। और उसमें मैग्नेट तो पूरा होता है, नॉर्थ एंड साउथ 2 पोल होते हैं, तो इस पोल की एक स्ट्रेंथ लेंगे हम यहां पर, जिसे हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे? पोल स्ट्रेंथ, यानी कि ध्रुवीय शक्ति। जैसे वहां पर आवेश ले रहे थे, यहां पर क्या लेंगे हम? पोल स्ट्रेंथ। और कुछ डेरिवेशंस, कुछ हमारे फॉर्मूला जो है इस पोल स्ट्रेंथ पर जो आधारित होंगे वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही होंगे जैसे हमारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या उस चैप्टर में थे, उस यूनिट में थे। दिस पोल स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ध्रुवीय शक्ति ज्यादा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? ज्यादा होगी। जैसे कि पहले बात हो चुकी है, यदि किसी स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ज्यादा रिप्रेजेंट की जाएंगी। इस प्रकार से यहां पर हम जो है इसको आगे बढ़ाएं। अब हम नेक्स्ट के पॉइंट में आएंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के, तो उसमें एक टर्म आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये शायद 6 या 5th पॉइंट है, देख लीजिएगा। अगर सीधी समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो, और एक दिशा में हो, समांतर हो, स्ट्रेट हो, यानी कि स्ट्रेट, 3 कंडीशन लगा दी, स्ट्रेट हो, पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंस, यानी कि समदूरस्थ, एक दूसरे से समान दूरी पर, इक्विडिस्टेंस, एक दूसरे से समान दूरी पर हो, इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस। ये क्या शो करती हैं? ये क्या शो करती हैं? फील्ड लाइंस शो दर्शाती क्या है? ये दर्शाती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दर्शाती हैं ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। अब हम आते हैं कुछ, हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में क्या है संबंध है, किस तरह से एक जैसी होती हैं या नहीं होती हैं, कहां पर नहीं होती हैं, ये बातें हुई। अब मैं आपके सामने कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को ड्रॉ करिए। अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होंगी? ये बायो-सावर्ट लॉ में आपको बताया जा चुका है, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में बताया जा चुका है। अगर चलिए कल्पना करें कि हम एक अंदर को, ये है अंदर को वायर, अंदर को ब्लैक बोर्ड के अंदर एक आपका वायर है, तो वायर का जो हम नियम लेते हैं, इस तरह से पकड़ लिया हमने, ये अंगूठा जो है धारा की दिशा में अंदर की तरफ धारा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर किधर को होंगी? इस पॉइंट पर किधर को होंगी? इधर को। सीधे देखिए, इस तरह से पकड़ा और ये इधर को, और ऐसे ही पकड़ा ये इधर, नीचे को कहां होगी? इधर को, यानी कि ये इधर को होगी। अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे पकड़ा हमने अंगूठा धारा की दिशा में, इधर को इधर और नीचे ऐसे, और इधर ऊपर की तरफ ये ऐसे पकड़ा हमने इसको, फिर ऐसे पकड़ा और ये इधर, ये नीचे, इधर बाईं ओर, इधर ऊपर की ओर और यहां पर दाईं ओर। और यदि मैं इससे खींचूंगा तो क्या मिलेगा हमें? क्लोज्ड लूप, यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से क्लोज्ड लूप बनाएंगी, ऐसे क्लोज्ड लूप के रूप में हमें प्राप्त होंगी। यहां पर भी ये सीधा वायर है, तल में है, प्लेन में है, इसमें हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से। सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए एक केंद्र पर, ये केंद्र पर होता है, इसका जो तार है ये केंद्र पर होता है, इसके चारों ओर लूप बनाती हैं, सर्कुलर लूप, वृत्ताकार लूप। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनती हैं, सीधे इस तरह से यहां से जा रही हैं सबकी सब, और ये आ रही हैं, फिर ये जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर ये जा रही, इधर को आ रही, इधर को जा रही, इधर। तो एक तो हो गया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को। अगर हम करंट कैरिंग लूप की बात करें, करंट कैरिंग लूप, तो उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी? तो उसको बताना बहुत जरूरी इसलिए है कि करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। अगर मैं कहूं ये करंट कैरिंग लूप है, ये इसमें, इसको मैं और अच्छी तरह बना लूं जरा सा, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो करंट कैरिंग लूप है, इसमें ये धारा बह रही है, ऐसे वामावर्त धारा बह रही है। तो वामावर्त धारा बह रही है, यहां पर अगर हम बायो-सावर्ट लॉ लगाएंगे, इधर लगाऊंगा मैं, तो सीधे यहां पर एक सर्कुलर लूप,
फिर यहां पर एक सर्कुलर लूप और यहां पर एक सर्कुलर लूप, ऐसे यहां पर, फिर यहां पर इस सर्कुलर लूप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगी और इधर क्या होंगी, ऐसे सीधे ऊपर को जाते हुए। अब ये बाहर को जा रही है, ये होगा आपका नॉर्थ और ये होगा आपका साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से ये लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, नॉर्थ टू साउथ। अभी क्या हो रहा है, इसमें जो लाइन ऑफ फोर्सेस नजर आ रही हैं ये एक सर्कुलर लूप के रूप में तो हैं और नॉर्थ टू साउथ कुछ इस तरह से है। अगर मैं यहां पे इसके स्थान पर अगर मैं एक नॉर्थ टू साउथ एक लूप रख दूं मैं, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से जा रही हैं और अंदर को आ रही हैं, इस तरह से जा रही हैं, ये अंदर को आ रही है, नॉर्थ से आ रही हैं साउथ में जा रही है, नॉर्थ से आ रही है साउथ में जा रही है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहां से आ रही हैं और फिर ये इधर को जा रही हैं, फिर यहां से इसमें आ रही हैं और फिर ये इधर को जा रही हैं और साउथ से नॉर्थ में जा रही हैं। यानी कि ये कॉइल क्या है, बिहेव लाइक ए मैग्नेट। कैसे करती है, बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर मैं एक कॉइल को लूं, मैं इस तरह से अगर मैं कॉइल लेता हूं मैं और ये धारा इसमें बह रही है, तो आप इसमें ऐसे ऐसे बनाएंगे, इसमें सर्कुलर लूप इस तरह से चारों तरफ, और यहां पे क्या होगा, नॉर्थ एक डिजाइन भी बनाया था दिखाने के लिए कि वामावर्त होती है, जब एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज धारा होती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में धारा होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल होता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा होती है तो ये साउथ पोल होता है। अब अगर मैं इस कॉइल के कई टर्न ले लूं और एक सोलेनॉइड बना दूं, सोलेनॉइड यानी कि उसमें ऐसे कई सारे ये हैं इस तरह से, तो यहां पे एक में ले लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है सपोज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। अब यहां से क्या है, यहां से तो निकल रही है बल रेखाएं, यहां जा रही हैं, यहां से निकल रही हैं, यहां जा रही हैं, फिर यहां से बाहर को जा रही हैं और यहां से, यानी कि ये एक बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सोलेनॉइड यानी धारावाही परिनलिका बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड होना चाहिए, ये जो उसमें धारा बह रही हो, धारावाही परिनलिका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है बिहेव लाइक ए मैग्नेट, बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, लाइक ए बार मैग्नेट। ये आप हमेशा याद रखिएगा। और इसी पे हमारा अगला वो आएगा कुछ कि हम कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो हम कैसे उससे निकालते हैं, चार्ज से हम कैसे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, उसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड में हम कैसे ड्रॉ करें उसकी बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के बात करेंगे बच्चों बार मैग्नेट की, और बार मैग्नेट की बात हम कर चुके हैं पहले भी, और बार मैग्नेट की तरह बिहेव क्या करता है, करंट कैरिंग लूप। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ एंड साउथ। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं है, मोनोपोल का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, यानी एक ध्रुव नहीं होगा, हमेशा दो ध्रुव होगा। अगर काट भी देंगे तब भी चुंबक में नॉर्थ एंड साउथ हमेशा रहेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ऐसा नहीं होता है। अभी डाइपोल की बात करते हैं। देखिए डाइपोल क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये था, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू लिया था हमने, बीच में सेंटर ले लिया था, एल इधर दूरी ली थी, एल इधर दूरी, तो ये कहा था हमने इलेक्ट्रिक की दोनों के बीच की दूरी 2l, इसे कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि जिसमें एक पर्टिकुलर एक आवेश, एक विपरीत प्रकृति का आवेश, दो विपरीत प्रकृति, एक समान आवेश कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हमने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर भी जो देखिए अगर ध्यान से, अगर मैं इसी की तरह लिखूंगा तो इसी यहां पे लिखूंगा मैं साउथ, और यहां पर लिखूंगा नॉर्थ, जो है पॉजिटिव के अनुकूल होता है, उसके समरूप होता है। यहां पर पोल स्ट्रेंथ लेते हैं एम, एम क्या है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, और इनके बीच की दूरी यहां भी हम ले लें 2l, यानी कि सेंटर से ले ली, यहां से लेके l, यहां से ले लिया l। अब एक एनालॉजी करते हैं इनमें, कि एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तुलना कर ली जाए, एंड मैग्नेटिक डाइपोल, इनका एक डिस्कशन कर लिया जाए तो हमें लगभग क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं। नंबर 1 हम इधर लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, या इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों के बारे में आएगा। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो वो कितना होता है, E = k q/r²।
सीधा सीधा फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे हमने K ले लिया है, K यहाँ पर क्या है 1/4πε0। सिंपल है, R क्या है डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर दूरी पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पर हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान, एक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान। इसी के अनुरूप अगर हम यहां देखें, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मोनोपोल कितना होगा, ड्यू टू ए मोनोपोल एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, कुछ निश्चित दूरी पर कितना होगा। तो हम ऐसा ही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, जैसे यहां पर है आपका m और इससे r दूरी पर अगर b का मान निकालना k m/r²। परंतु यहां पर k क्या है, यहां पर k 1/4πε0 नहीं है, जैसे कि हम पुराने फॉर्मूले में करते आए हैं। k क्या है यहां पर μ0/4π, जहां μ0 क्या होता है चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट था यहां पर परमिटिविटी, इसको कहते हैं विद्युत, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में लिखिएगा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और यहां म्यू नॉट को लिखिएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। तो पहला पॉइंट ये हुआ। हम दूसरे पॉइंट की ओर आएंगे, इसी में लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमारा डाइपोल का कंसेप्ट आएगा। अभी हमारा ये चार्ज का कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ दूरी पर मैग्नेटिक पोल से, यानी पोल स्ट्रेंथ से उस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम यहां पे फिर लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। इन पे हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। दूसरा पॉइंट -q और +q एक निश्चित दूरी पर हो, 2l दूरी अल्प दूरी लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल P होता है, याद करें P, उसको हम लेते हैं Q2l। डॉट 2l मत लगाइएगा, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखने लग जाएगा। यहां पर Q2l, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, 2l भी वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, जिसकी दिशा हम लेते हैं माइनस। डायरेक्शन कहां से कहां को लेते हैं, P की डायरेक्शन लेते हैं हम, डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q। अब ऐसे इसका दिखते हैं यहां पर कि अगर हमारे पास मैग्नेट है साउथ टू नॉर्थ और इसके बीच की दूरी 2l है और इनमें स्ट्रेंथ m है, विपरीत प्रकृति के हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा m2l। कितना होगा m2l। और m की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ m, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि साउथ दक्षिणी ध्रुव से होगी उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से होगी उत्तरी ध्रुव की ओर। और कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सेम वैसे ही जैसे हमने यहां P को क्या कहा था, हमने P को कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब थोड़ा सा यहां पर एक बात करते हैं, यदि हम एक करंट कैरिंग कॉइल लेते हैं, जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल थी यहां पर, और यहां पर हमने लिया था, इसकी त्रिज्या ली थी हमने यहां पर a और ये x दूरी ली थी, यहां पर r दूरी लेता हूं, r दूरी त्रिज्या ले ली मैंने a, और यहां पर बिंदु P है। ये बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा था, याद करिए, यहां पे धारा बह रही है इसमें, इसके कारण अक्षीय स्थिति में, एक सर्कुलर कॉइल है उसकी अक्षीय स्थिति में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था। कितना किया था, B बराबर μ0/4π2 आया था यहां पर, और पाई I a² अपॉन, यहां पर आया था हमारा
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। इसको ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला हो सकता है आर की जगह एक्स लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब एक आर की जगह एक्स ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर हमने थोड़ा और सही किया था, ये चुंबकीय क्षेत्र में लिखना था मुझे, ये हमने लिख दिया है वैद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल में, तो कोई बात नहीं, मैं इसको अभी यहां लिख देता हूं। इस क्षेत्र को हमें ये लिखना है यहां पर, तीसरा पॉइंट, ये कॉइल बिंदु P और ये धारा बह रही है और इसके कारण केंद्र O, ये दूरी हुई आपकी त्रिज्या A, R दूरी ली, B बराबर कितना लेगा, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 3/2। इसमें यदि अब n टर्न हो, n टर्न, अगर n टर्न हो तो क्या होगा, अगर हम एक कुंडली में इसमें हम पूरा सोलेनॉइड ले लें इस तरह से मिला करके, तो यहां पर हो जाएगा B बराबर फॉर n टर्न्स ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, यहां पर लेंगे हम 2n I पाई ए स्क्वायर को मैं अलग लेता हूं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज बता रहा है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। इसी में हमने आगे किया था कि पाई ए स्क्वायर क्या हुआ, एरिया हुआ, तो ये b बराबर कितना हो गया, μ0 अपॉन 4 पाई 2ni a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यदि हम r इज मच ग्रेटर देन a लें तो हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस कंडीशन में आया b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2ni a अपॉन आर स्क्वायर लेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे 3/2, 2 से 2 कटेगा, हमारे पास क्या आया था, b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2ni a अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, यहां पे जस्ट इसका रिकैप हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूं, अब मैं अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और यहां पर मैं एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये मैं कहूंगा ई एक्सियल, तो कितना आएगा, ये हम यहां भी हमने एक्सियल में निकाला है बी एक्सियल, ये हमने बी एक्सियल निकाला है, अक्षीय स्थिति, एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति पर हमने निकाला है, ई एक्सियल यानी ई की अक्षीय स्थिति पर निकाला है। अक्षीय स्थिति पर कितना आया था वो आपको याद रहना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आया था 2p अपॉन आर क्यूब, जहां ये r जो है इसके सेंटर से दूरी है बिंदु P की, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इसकी तुलना अगर मैं, ये तो कांस्टेंट है, k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब लिख दूं, जहां k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी अगर हम लिख दें b एक्सियल बराबर k 2ni a अपॉन आर क्यूब, अगर तुलना करें तो यहां पर 2p है, तो यहां पर भी एक देखें अगर आप ध्यान से, 2ni की जगह पे क्या है, m अपॉन आर क्यूब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो m क्या है यहाँ पर, m बराबर क्या लिया जाएगा, nia, जिसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, m बराबर nia, m बराबर याद रखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने m इंटू 12 लिया था, m बराबर nia भी होता है, और यहां से इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो उस सूत्र से पहले हमने उस सूत्र को निकाला, उस सूत्र को इस रूप में लिखा, nia अपॉन आर क्यूब, nia अपॉन आर क्यूब, यहां पर आर क्यूब लिखिएगा, nia अपॉन आर क्यूब, और फिर ये nia की जगह लिखा हमने m, इसको की एनालॉजी यहां से ली हमने, यहां से, यहां पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर k बराबर क्या है, μ0 अपॉन 4 पाई। इसी प्रकार आप ई इक्वेटोरियल निकालते हैं, इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल मतलब सीधे, एक तो होता है माइनस क्यू, इधर लिया हमने, एक निकालते हैं हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड P, तो इधर इसकी दिशा आती है इधर को बाईं ओर, और इधर आती है दाईं ओर, वहां B में भी ऐसे ही होता है, बाहर मैग्नेट में भी ऐसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर एक्सियल में इधर को, और ये अपोजिट इक्वेटोरियल में। तो ई इक्वेटोरियल कितना निकालते हैं, k 2p की जगह केवल p हो जाता है, p अपॉन आर क्यूब, जहां k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सेम फॉर्मूला यहां भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, b बराबर
बी इक्विटोरियल बराबर के एम अपॉन आर क्यूब, एम अपॉन आर क्यूब। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। एनालॉजी ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू। तो यहां पर एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, एम बराबर एन आई ए, जो पहले भी बताया था मैंने सर्कुलर कॉइल का जब चैप्टर पढ़ाया था, कोई यूनिट पढ़ाई थी। एम बराबर एन आई ए, एम्पियर में। एक कॉइल होगी तो एन बराबर 1, 2 कॉइल होगी तो 2 आई ए, 3 कॉइल होगी तो 3 आई ए, 4 कॉइल होंगी वृत्ताकार कुंडली होंगी 4 तो 4 आई ए, 5 वृत्ताकार कुंडली होंगी तो 5 आई ए। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे और ये फॉर्मूले भी याद रखेंगे, साथ साथ मिलान करते जाएंगे। ई एक्सियल के जैसा ही हमारे पास बी एक्सियल आया, ई इक्विटोरियल की तरह ही हमारे पास बी इक्विटोरियल आया। ई एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति, एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति, इक्विटोरियल मतलब निरक्षीय स्थिति। यानी कि एक बार हम अक्षीय स्थिति में देखेंगे, दूसरी बार हम निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, तो मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल एक जैसा व्यवहार करते हैं। लास्ट में आता है इसके एक पॉइंट और उसके साथ ही इसका आज का हम लेक्चर यहां पर समाप्त करेंगे। मैं जो बल आघूर्ण टाउ, टॉर्क कब लगता है? जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक समान में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क लगता है। ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? चौथा पॉइंट। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, वेक्टर क्वांटिटी। टाउ बराबर पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। सेम यहां पर मैग्नेटिक डायपोल को भी अगर हम रखेंगे, अगर हम मैग्नेटिक डायपोल को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यहां पर लेंगे m बराबर स्मॉल m, नहीं सॉरी, टाउ बराबर टाउ टॉर्क हुआ। टॉर्क को जो है डायपोल में लगेगा, बल आघूर्ण जो उसको घुमाने का कार्य करता है, अगर किसी चुंबक को रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में, उसका मान होगा यहां पर एम बी साइन थीटा। p की जगह m, p यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, m यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, b इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा आप जानते हैं वो m और b के बीच का कोण है। ये साइन प्रोडक्ट, साइन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा वेक्टर प्रोडक्ट नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने अभी कैसे निकाला था इसको मैंने अभी यहां पे डिस्क्राइब किया, याद कर लीजिए। जैसे ये आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो यहां पे रखा था हमने एक Q और यहां पे माइनस Q, यहां पर QE फोर्स लगेगा, इधर को माइनस QE लगेगा, दोनों इसमें लागू लगाएंगे, एक दूसरे घुमाने का प्रयास करेंगे, फिर निकाला था। यह सेम यहां पर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहां भी निकाल सकते हैं आप। ये S है, ये N है, इसकी पोल स्ट्रेंथ MB है, तो MB इधर लेंगे और MB इधर लेंगे। ये दोनों, एक इधर को लगेगा MB फोर्स और एक इधर को लगेगा M क्या है यहाँ पर? पोल स्ट्रेंथ। क्या है यहाँ पर? पोल स्ट्रेंथ। तो इतनी जो बातें आज आपको बताई गई है उसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज जो है नोट करके रख लीजिए और याद करिए। नेक्स्ट टाइम हम जो है अब लेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से अवयव होते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, उसको हम करेंगे अगले उसमें। याद करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला लेक्चर भी बहुत जरूरी है।